खमागणी नमस्कार। लोकमत राजस्थान चैनल पर मैं ममता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ द इनवोग नारी शो और आज हमारा पॉडकास्ट है तो गेस्ट तो ज़रूर होंगे ही। आज हमारे साथ है एक गेस्ट जिन्होंने ना सिर्फ डेंटल फील्ड में कमाल किया है बल्कि विमेन लीडरशिप और एम्पावरमेंट का भी मजबूत चेहरा बनी है। ये है गोल्ड मेडलिस्ट मरुधर डेंटल सेंटर और स्वर्णा कॉस्मेटिक्स की डायरेक्टर और अब बनी है फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन डॉक्टर रिमी शेखावत। डॉक्टर रिमी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के स्टूडियो पर। थैंक यू सो मच। अच्छा रिमी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ फिकी फ्लो के चेयरपर्सन बनने की और पूरी लोकमत राजस्थान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा रिमी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी कुछ बचपन की यादें। आपका बचपन कैसा था? ममता, मेरा जो बचपन है वो अगर मैं कहूँ तो अरावली की गोद में रहा है। मेरे फादर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपने सुना होगा, जो कि उदयपुर के आसपास अंडरग्राउंड माइंस हैं, उसके अंदर ही वाज अ चीफ इंजीनियर। और बचपन में जो मेरी परवरिश हुई है वो बिल्कुल नेचुरल, प्रकृति की गोद में जिसे कहते हैं, और बहुत ही बिंदास, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने अपने टिल 10th आई वाज इन जावर माइंस, जो कि उदयपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर्स है। और वहाँ के स्कूल्स की अभी तक मुझे सपनों में दिखता है, इतना सुंदर मेरा बचपन था। अच्छा, और आपके जो माता पिता हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपके जीवन पर? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल्दो मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, पर मेरा परिवार शुरू से ही देवर लाइक वेरी मच फॉरवर्ड थिंकिंग अबाउट द स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई के बारे में। मेरे नाना जो थे मम्मी की तरफ, वो डॉक्टर थे। उन्होंने MBBS किया 1955 बैच SMS मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। तो वो हमेशा मेरे को हमेशा एक इंस्पिरेशन थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। और मेरे फादर है, उन्होंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से किया था। उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो पढ़ाई लिखाई का तो हमारे ऊपर एक अलग से प्रेशर था। प्लस इसके अलावा वी वर लाइक अ वेरी कंफर्टेबल, कहीं पे भी हमारे कोई बहुत ऐसे कंजर्वेटिव विचारधारा नहीं थे। ऑल्दो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर मदर ने डेफिनेटली, सबकी जैसे मदर होती है, वो हमेशा हर चीज़ में खड़ी रही। तो पेरेंट्स का हमेशा बहुत ही सपोर्टिव, और हमेशा उन्हें बड़ा खुश होते थे कि आई वाज लाइक, मैं उस समय अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी उदयपुर की। पढ़ाई लिखाई में हमेशा मेरिटोरियस रही है, तो वो इस वजह से वो हमेशा से ही मतलब एक ढंग से हमेशा उनका एक आशीर्वाद बना ही रहता था। अच्छा रिमी, अब आती हूँ मैं आपकी डेंटल जर्नी पे कि आपकी डेंटल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा पल जिसने आपको उस तरफ जाने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया? देखिए, मैंने जब हमारे वक्त में PMT होती थी, अब जैसे नीट हो गया तो हम लोग ने PMT दी थी। तो पहली कोशिश तो यही थी कि MBBS ही करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उदयपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, तो मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि वहीं का मेडिकल कॉलेज मिले। पर एक डेस्टिनी थी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे नाना जो कि SMS से थे, उनके दिमाग में, क्योंकि SMS उस समय नॉर्थ इंडिया का आज भी है बहुत बड़ा एक मेडिकल सेंटर मान लीजिए और कॉलेज था। तो मुझे जब डेंटिस्ट्री मिली तो वो सिर्फ SMS में ही थी। तो शुरू में मैंने उसको थोड़ा सा अनमने ढंग से ऑप्ट किया कि नहीं, मेरे को वापस एक बार प्रयास करना चाहिए, फिर से मुझे MBBS के लिए फिर से PMT देनी चाहिए। पर मैं जब यहाँ हॉस्टल में आई और गर्ल्स हॉस्टल में जब मैं अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ मिली, तो मैंने फिर मानस बनाया कि नहीं, मैं उसी को परस्यू करूँगी। और बहुत कम लोग थे उस वक्त में डेंटिस्ट्री में, क्योंकि पूरे राजस्थान में सिर्फ 40 सीट्स थी, जो कि आज की तारीख में कम से कम भी 1000 हो गई हैं। अच्छा। तो बिकॉज विद द सर्ज ऑफ डेंटल कॉलेजेस, इतने पूरे तमाम डेंटल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो बहुत काफ़ी कंपटीशन भी हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बट दैट टाइम वी वर वेरी फ्यू। तो बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है फैकल्टी बहुत अच्छी थी हमारे साथ में, टीचर्स का एक अलग तरीका था, और जैसी भी बॉन्डिंग थी हम 40 स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी, आज तक भी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है और सब लोग अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप SMS मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उस समय जब मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब घर से बाहर निकलती थी या इस फील्ड में जाती थी, और स्पेशली अगर मैं राजपूत फैमिली की बात करूं, तो किस तरह की आपकी यादें थी वहाँ?
देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जैसे इट वाज अ ट्रांजिशन टाइम। हम कुछ कंजर्वेटिव भी थे, हम कुछ मॉडर्न भी थे, दोनों का ही मेल जोल था। अब क्योंकि एसएमएस आ गए तो डॉक्टर तो बनना ही है, और पेरेंट्स की भी एक अपनी वो होती थी इनिबिशंस की, भाई पहली बार लड़की हॉस्टल जा रही है, राजपूत बैकग्राउंड है, क्या पता क्या है, कोएड है, सब लड़के भी हैं। अच्छा, मेरी मम्मी इनफैक्ट जब मेरे नाना पढ़ते थे तब उस वक्त में शादियां जल्दी हो जाती थी, तो मम्मी उस टाइम उनको याद है, तो मुझे जब यहाँ भेजा तो बोला कि बेटा जयपुर है, थोड़ा ध्यान रखना, इतना सेफ़ नहीं है। तो थोड़ा सा शुरू में ज़रूर से चैलेंजिंग था, बट मेरा मानना है कि मेडिकोज होते हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग बहुत ही बाय ब्रेन तो बहुत ब्रिलियंट होते ही हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं, ज़िंदगी भर के दोस्त भी मिले जो आज तक भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक जर्नी हमारी साथ ही हुई, हम लोग आज साथ ही पले बड़े और आज तक पहुँचे, और हमारी स्ट्रगल्स भी एक जैसी ही रही। सभी लोगों ने अपना, किसी ने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोला, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। तो एज सच आपको पता है मेडिकल की एक बहुत लंबी जर्नी होती है पढ़ाई लिखाई की। राइट। ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन। तो धीरे 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 करके एक मानती हूँ मैं तो कि बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ रहा। और इम्पैक्ट मेरा ये था कि मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। मैं जब इंटर्नशिप में ही थी तो मेरे हस्बैंड जो कि यहीं से पीडियाट्रिशियन थे, पीडियाट्रिक्स में कर रहे थे, तो हमारी शादी हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि गोल्ड मेडलिस्ट थी, हमेशा मेरिटोरियस रही थी, तो मेरे लिए उस टाइम पीजी करना बहुत मुश्किल नहीं था, और मेरे को सीट्स भी मिल रही थी कॉलेजेस में। पर मेरे हस्बैंड के एस्पिरेशन थे कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना था। अच्छा। तो उनका कहना था कि तुम 3 साल जाओगी और फिर पीजी में टाइम लगाओगी, इससे बेटर तब तक अपनी प्रैक्टिस पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो वो मुझे मलाल था उस टाइम में कि मैं अपनी पढ़ाई उस वक्त कंटिन्यू नहीं कर पाई, और मैंने बीडीएस किया और मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। पर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये रहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई करो। तो आप ये देखिए कि मैंने प्रैक्टिस में रहते हुए अपनी मास्टर्स करी है। मैंने मास्टर्स ऑस्ट्रिया से करी लेज़र डेंटिस्ट्री में, देन फिर मैं स्विट्ज़रलैंड से मैंने इम्प्लांट्स के अंदर की। तो वो एक कांस्टेंट सपोर्ट रहा। उनको भी लगता था कि मैंने बीच में इसकी पढ़ाई का जो था सिलसिला तोड़ा है या रोका है, तो पीछे से जितनी भी एडवांस्ड मेरे को आगे जो भी फेलोशिप्स करनी थी, मास्टर्स करना था, वो मैंने किया। और अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज्वाइन किया है। ओह, वेरी नाइस। तो उसमें बाकायदा नीट क्लियर करके ही किया है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइफ इज़ ऑलवेज़ अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। आप चाहे पढ़ाई का कहें या किसी और का, ज़िंदगी हमेशा आपको सिखाती ही रहती है। Right. और मेरा मानना है कि आई थिंक द मेन सक्सेस मंत्रा इज़ यू कीप ऑन लर्निंग। जो अच्छी चीज़ें आप इम्बाइब करते जाइए, तो मेरे को लगता है आपकी पर्सनालिटी एक अपने आप से पॉलिश्ड हो जाएगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अच्छा रिमी, आपने बताया कि आपने इंटरनेशनली भी बहुत सर्टिफिकेशन लिए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, और भारत और विदेश की जो आपने स्टडी की उसमें क्या फ़र्क महसूस किया? देखिए, इंटरनेशनल डेफिनेटली आज मेरा कहने का मतलब है कि हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस का, जो विकसित देश हैं, और हम मान के चलते हैं कि 2047 तक भारत भी विकसित श्रेणी में आ जाएगा। तो विकसित देशों में डेफिनेटली उनका रिसर्च है, उनका जो करिकुलम है बहुत ही अपग्रेडेड है, पर उनके पास में पेशेंट्स कम हैं और हमारे पास में पेशेंट्स की बहुत भरपूर है। तो मेरा मानना है कि टेक्निक्स उनके पास बहुत अच्छी है, पर एक्सपीरियंस में हम भी कहीं कम नहीं है। और अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास में एक शार्प माइंड है और अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसके साथ में अगर आप टेक्निक को या टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं, तो यू कैन डू वंडर्स। एंड ये भी आपने इंटरनेशनली जो सर्टिफिकेशन किया है, वो भी आप मतलब आफ्टर मैरिज ही आप गए थे? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले तो मैंने मास्टर्स इन इम्प्लांट्स किया था, उसके 5-7 साल पहले मैंने लेज़र्स किए थे। तो मतलब धीरे धीरे, और उसके अलावा जितने भी कोर्सेज जो इंडिया में अवेलेबल थे वो तो मैंने करती ही रही हूँ। तो डेफिनेटली इट हैज़ गिवन मी एन एक्स्ट्रा एज कि मैं अब पहले से ज़्यादा बेहतर कर पा रही हूँ। अच्छा, आपके 2 हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक हैं, मरुधर डेंटल एंड स्वर्णा कॉस्मेटिक्स, तो ये दोनों को मतलब आप किस तरह से बैलेंस करती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे जैसे एक तो प्रोफेशनल अपना सर्कल था,
उसके साथ में जब मेरा सोशल सर्कल बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि अक्सर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स ही पूछा करती थी कि रिमी हमें ये प्रॉब्लम है, स्किन में ये दिक्कत हो रही है, या ये करना है वो करना, किसको सजेस्ट करते हैं आप। तो फिर देखा मैंने कि कहीं ना कहीं कुछ तो सही भी नहीं हो रहा है, कई जगह पे मतलब बताते क्या है करते क्या है। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड, अब मुझे स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं स्वर्ण कॉस्मेटिक्स को। मेरा वाला जो मरुधर डेंटल सेंटर था दैट इज़ ऑल्सो लाइक, अभी मैंने बहुत एडवांस्ड उसमें टेक्नोलॉजीज़ इनकॉर्पोरेट करी हैं। तो स्वर्ण कॉस्मेटिक्स के अंदर जैसे वर्ल्ड क्लास जो भी हमारे पास में अच्छी लेज़र टेक्निक्स हैं, जो कि मेनली दे आर कंजर्वेटिव, नॉट मतलब एग्रेसिव नहीं है और नॉन सर्जिकल हैं, तो उनको किया है, जिससे कि अगर प्रिलिमिनरी तौर पे मेरा मानना है कि आज सुंदर बनने की चाह सबको है, एंटी एजिंग उपाय सभी को चाहिए, लाइफस्टाइल के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा दिखना ही होता है। और आज आप आसपास में भी देखें तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू मेट्रो सिटीज़। आज हर जगह पीपल आर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, और जो लुक्स है उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास में कोई सही सोल्यूशन है तो वही सोच मैंने दिमाग में रखी कि राइट प्लेस, राइट टेक्निक्स एंड राइट रिजल्ट्स, दैट शुड बी द मेन आउटकम। अच्छा, अब मैं आती हूँ फिक्की फ्लो पे कि आप पिछले 10-12 साल से फिक्की फ्लो से जुड़ी हुई हैं और आप इस साल 2025-26 की चेयरपर्सन भी हैं जी। तो क्या विज़न है? देखिए, फिक्की से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एक प्रोफेशनल ग्रुप अलग था और सोशल ग्रुप अलग था। तो फिक्की के अंदर मैंने अपने आप को काफ़ी जैसे कहते हैं ना, एक एवोल्यूशन, मेरा खुद का ही बेहतर रूप मुझे दिखने को मिला, जो कि एक शायद मेरा दायरा था उसको मैंने क्रॉस किया। एंड फिक्की क्या है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो है ही, प्लस उसके अलावा वहाँ पे 360 डिग्री ऑल राउंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कई, देखिए नेटवर्किंग तो होती ही है, साथ में आपकी जो लर्निंग कर्व है वो भी बहुत एक्सटेंड करती है। बहुत अच्छे स्पीकर प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, प्लस इसके अलावा अगेन पेइंग बैक टू द सोसाइटी, तो हमारे नेशनल इनिशिएटिव्स इतने अच्छे हैं, फोकस्ड हैं, डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। आज जैसे जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक जैसे कहते हैं ना कि अंडर वन रूफ इफ़ वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो ये अपने आप में एक बहुत ही हार्टनिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना है कि फिक्की ने मेरी पर्सनालिटी के अंदर 4 चांद लगाए। बिल्कुल, एंड हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस साल बहुत अच्छा कार्य करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह महिला उत्थान के लिए आप कार्य बिल्कुल करते बिल्कुल रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आपने कहीं लिखा है ब्रेकिंग बैरियर्स एंड बिल्डिंग लेगेसीज। जी जी जी। तो जी, इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर शुरू से देखा जाए तो हम लोग परंपराओं से, थोड़ी सी रूढ़ियों से और उन सब चीज़ों से बंधी हुई रहती हैं महिलाएं। नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज़ की बात करें तो हमारे जितने भी बैकग्राउंड है उसमें फैमिलीज़ में जॉइंट फैमिलीज़ हैं, और तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं पे एक बंदिश शुरू से समाज ने बना रखी है, और उस बंदिश को तोड़ के और हम पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, तो वो हमेशा से मेरा मानना आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज़ को फॉलो करेंगी। और जो चीज़ कहीं ना कहीं, देखिए मेरा मानना है कि कुछ खो के ही आपको कुछ पाना होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको मजबूत होना है, मजबूत इरादे, अपना आत्मविश्वास, अपना जैसे कहते हैं ना एक परसेवरेंस बनाए रख के अगर आपने एक दिशा, एक फोकस, एक अपना तय करा, तो आप 100% उसके लिए अपने को कुछ तो मिथ, कुछ तो बैरियर्स को तोड़ना ही होगा। और आई एम सीइंग अराउंड मी कि पीपल आर डूइंग वंडरफुली वेल, एक चेन रिएक्शन होता है।
जब आपने एक को थोड़ा सा पीछे से, मतलब मेरा खुद का मानना है कि लीडरशिप इज़ ऑलवेज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट इफ़ यू आर पुशिंग योर टीम फ्रॉम द बैक एंड सपोर्टिंग देम, और आप उनको पीछे से थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, तो आप देखेंगे कि लीडर्स की भरमार निकलती है। राइट। एंड दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। मुझे लगता है लीडर तभी काम कर सकता है जब पूरी टीम उसके साथ Yes. काम करती है। 100%। लीडर को भी कौन बनाता है, टीम ही बनाती है। यस यस यस। बिना टीम के देखिए, अकेला, जैसे कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो बिल्कुल सेम आप बिल्कुल कह रही हैं कि एक टीम एफर्ट और जो वो है वो हर लीडर की जान है। अच्छा रिमी जी, आपको प्राइड ऑफ राजस्थान एक्सीलेंस इन मेडिकल एंड हेल्थ का भी अवार्ड मिला है, उसके अलावा आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मतलब हाँ, मतलब आई गॉट इट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ये अपने आप को बहुत ही ग्रेटिफाइंग चीज़ होती है। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका समाज रिकॉग्नाइज करता है, आपको लोग पहचानते हैं, तो वो आपके लिए वाकई में एक बहुत खुशनुमा पल होता है। तो मुझे बहुत अर्ली लाइफ के अंदर, अब आपको मैं बताती हूँ, तो महाराणा मेवाड़ जो थे वो एक भामाशाह अवार्ड देते थे, एंड वो अभी भी है चालू। अब उनके जो सन है लक्ष्यराज जी, वो उसको कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से उदयपुर से थी, तो महाराणा मेवाड़ के लिए मुझे एजुकेशन के अंदर चूज़ किया था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। तो वो भामाशाह अवार्ड, और उस टाइम पे उस सिटी पैलेस के प्रांगण में वहाँ पे जब पूरा हुआ, तो दैट वाज लाइक मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट ही थी, और वो चीज़ मेरे लिए इतनी यादगार थी कि मुझे आज तक भी वो, मैंने अपना मेडल है उसको बहुत संभाल के रखा है। और उसके बाद में जब किसी प्रोग्राम में मेरा वापस श्री जी से मिलना हुआ, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि अरे वाह आप लोग। तो मैंने कहा कि मैं अब उस झीलों की नगरी को छोड़ के मैं गुलाबी नगरी में आ गई हूँ। बट वो एक पहला जो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड लगा। बाकी उसके बाद में तो चलिए, मैं गोल्ड मेडल मिला, वो भी एक डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरी मेहनत का फल था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और प्राइड ऑफ राजस्थान डेफिनेटली मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड और थोड़ा बहुत जो मैंने सोशल काम किया उसके लिए रिकग्निशन था। तो वो पहला अवार्ड मेरे लिए आज भी बहुत दिल के करीब है। बिल्कुल। और रिमी, हम चाहेंगे कि आपको इसी तरह से अवार्ड्स मिलते रहें, थैंक यू, और लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करें। थैंक यू सो मच। अच्छा रिमी, जब उपलब्धियां मिलती है तो साथ में आलोचनाएं भी आती ही है। जी 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 जी। तो आप उसको कैसे पॉजिटिवली लेते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो अक्सर मैंने कहीं पढ़ा था कि एट द टॉप ऑफ, या एट द पिनाकल ऑफ योर सक्सेस, यू फील योरसेल्फ सो लोनली। राइट। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों को थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल होती है कई बार। अक्सर आपको आपके वेलविशर्स बिल्कुल ऐसे सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, आँखों पे सब मतलब ले लेते हैं, सर आँखों पे, पर वो क्रिटिसिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रिटिसिज्म नहीं मिला तो आदमी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता, प्लस इसके अलावा बेहतर नहीं बना सकता। तो एक जो कहते हैं ना कि स्वस्थ क्रिटिसिज्म, वो हमेशा अच्छा है, रादर देन, मैं कह रही हूँ, आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ राइवलरी कोई बात कही जाए, बल्कि अगर उसको हेल्दी वे में कहा जाए कि ये आपको सुधारना चाहिए या इसको आप और बेटर कर सकते थे, तो दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। उसी से मुझे ऐसा लगता है कि आदमी प्रोग्रेसिव हो सकता है, अदरवाइज़ वो उसकी सोच वहीं सीमित हो जाती है। तो आलोचना, मेरा मानना है कि हर किसी की सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्रधार बना है, और उसको हमेशा मेरे को लगता है सभी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिमी, पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं, स्पेशली अगर मैं इस साल की बात करूं? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से, तो हम लोगों ने जैसे एक और एक 11 बन के ही काम किया है। हाँ, बच्चों ने थोड़ा सफ़र किया, बिकॉज मैं प्रोफेशनली बहुत बिजी थी। मतलब मैं मेरी क्लिनिक में ले लो, अपनी प्रैक्टिस में ले लो, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पर ठीक है, बच्चे दोनों वही बहुत अच्छा, दोनों ने अपना आगे मुकाम बनाया है। अब फ़िकी के अंदर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनली थोड़ा सा जो पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहती थी, उतना नहीं रह पा रही हूँ, और काम बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कहते हैं ना कि देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, एंड जितना करोगे उतना कम है।
तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर मेरा मानना है कि पिछले अनुभव हैं, क्योंकि काम किया हुआ है डॉक्टर्स के साथ में भी, मैंने बहुत सारा हम लोगों ने काम किया हुआ है, तो आई थिंक पीछे का अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और जो रिश्ते बनाए हैं इतने सालों में, तो वो फ्रेंड्स, और जो अब वो फ्रेंड्स फैमिली से बढ़ के हो गए हैं, उन लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, टीम का जो प्यार मिल रहा है, उनका जो विश्वास मिल रहा है, उन सब से मुझे लगता है कि आई विल हैव अ स्मूथ सेल। अच्छा रिमी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जी। ताकि मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा तड़का लग जाए। हाँ। तो आपको एक वर्ड में उसका आंसर देना है। जी। योर फेवरेट बुक? भगवत गीता। वेरी नाइस। मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। जी, वो हमेशा सिखाती ही है, और भगवत गीता एक बार में नहीं समझ में आती है। आप कोई भी बुक पहले जैसे फिक्शन पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो तो वो आपको समझ में आ जाती है, देन यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर इट अगेन, फिर हो सकता है कहीं सा। ये तो ऐसा है कि आप जितनी बार पढ़ोगे आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा। बिल्कुल। और मैंने अभी रिसेंटली एक MBA कॉलेज में देखा था कि वहाँ भगवत गीता पढ़ाई जा रही थी। जी, मतलब कि जो आप देखो कि उसका जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। यस यस, उसकी भी एज है, और अब आप ये कह रही है कि सारा वेस्ट जितना भी बाहर के लोग हैं सब गीता का अनुसरण करने लगे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि गीता हैज़ सिंप्लीफाइड द लाइफ, द मिथ्स ऑफ लाइफ। आपको कई चीज़ें समझ में आती है। अच्छा, अगर रिमी डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? मैं हमेशा IAS ही बनना चाह रही थी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था BDS, तो मैंने अपना मेन मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। अच्छा। और मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, और आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरा UPSC के अंदर हो जाएगा। बट अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जैसे ही अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिली, तो उनके वो एम्बिशंस और एस्पिरेशंस थे कि नहीं, हॉस्पिटल ही रखना है, डॉक्टर ही रहना है। तो दैट आज तो वो भी कहते हैं कि मुझे इतनी वैल्यू नहीं पता थी कि IAS बनती तो तुम्हारी क्या पोजीशन होती। बट डेफिनेटली आई वांटेड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एंड आई एम श्योर कि अगर आप मतलब मेहनत उस टाइम कर, क्योंकि आप जी। वैसे मेहनती तो हैं ही, जी। स्टूडियस भी हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है आप बन जाते हैं। जी, दैट इज़ डेस्टिनी। एक ऐसा शब्द जो रिमी को डिफाइन करता है? परफेक्शनिस्ट। मैं आई थिंक इस बात को लेके थोड़ी सी परेशान भी रहती हूँ, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होने में आपको बहुत जान डालनी पड़ती है। और मैं कई बार सोचती भी हूँ कि ठीक है, 100 नहीं तो चलो 90 ही सही, पर ठीक है, बट हमेशा वो कोशिश 100 की होती है ना, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर भी इट टेक्स अ टॉल ऑन यू। तो पर अच्छा लगता है मुझे टू बी अ परफेक्शनिस्ट। अच्छा, और आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत हमेशा, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ हमेशा। आई अच्छा। वाज लाइक ऑलवेज, खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी कई सालों से तो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ मॉर्निंग में। और वो क्या है कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, तो अच्छा, हम लोगों को कहीं कोई प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, बट वी मोटिवेट ईच अदर कि कोई नहीं आता है तो खींचते हैं। अब जैसे अभी मेरी इंजरी हो गई, तो दे आर वेटिंग कि भाई तुम फटाफट से ठीक हो और फील्ड में आओ। तो ऑब्वियसली शुरुआत हमें कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटी से करनी होती है, तो मेरी यही शुरुआत होती है। एंड देन उसके बाद में जो रूटीन थोड़ा बहुत मेरा पूजा पाठ का रहता है, थोड़ा लिटिल रिलीजियस आई एम, तो दैट आई डू। कोई ऐसा आपका रोल मॉडल या कोई ऐसा फ्रेंड या कोई घर फैमिली में कोई ऐसा जो आपको मोटिवेट करता है हमेशा? अगर मैं बात अपने मोटिवेशन की कहूँ, तो मेरा मानना है कि मदर तो चलिए सबसे पहली मोटिवेटर थी ही, और उससे पहले मेरे नाना थे। पर अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कहे ना कि दे आर देयर इन एवरी थिक एंड थिन। तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक मृदुरा है, एक जया है, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो लोग, ऐसा लगता है कि जो कुछ एक मैंने आपको बताया ना कि कुछ दोस्त ऐसे हो जिनके साथ में आपको अपना दिल खोलने के लिए भी जगह चाहिए, और आपको लगता है कि वो वहीं तक ही सीमित है और वो आपको निष्पक्ष रूप से बताएंगे। तो अगेन, मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे फ्रेंड्स बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। बिल्कुल। और फ़िकी फ़्लो की अगर मैं बात करूं, तो एक शब्द में आप फ़िकी फ़्लो के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, फ़िकी फ़्लो, मेरा मानना है कि एक वर्ड अगर मैं कहूँगी तो दैट विल बी एन ऑल राउंड एम्पावरमेंट।
It's not only women empowerment, but it is definitely your mental, physical, emotional, spiritual, and always मतलब एक this is a single word is empowering. It is very very empowering, and this platform is so strong that somehow if we take all the positive points, then definitely आपके लिए it can be a मतलब ladder to success. अर्ली बर्ड और नाइट आउल? Night out, but still I manage my early morning hours. अच्छा, और आपका मी टाइम क्या होता है? अगर जैसे आपके पास टाइम है कि सिर्फ आपको अपने लिए कुछ करना है, तो आप जी। क्या करना पसंद करते हैं? मुझे सबसे अच्छा लगता है पढ़ना। शुरू से मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे पास में एक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी भी है। अब बुक्स पूरा पढ़ पाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरा एक रूटीन ऐसा है कि मेरे पास में 2-3 न्यूज़पेपर्स आते हैं, और जब तक मैं ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा नहीं पढ़ डालूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपना कोर्स ख़त्म नहीं किया। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि माई हस्बैंड इज़ मोर इनटू वॉचिंग टेलीविज़न, पर मैं हमेशा या तो कोई अच्छी बुक लूँगी और या फिर मैं कुछ भी पढ़ूँगी। पढ़ने के लिए मतलब मेरे को वो मी टाइम सबसे अच्छा लगता है। अच्छा रिमी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आप रियली एक इंस्पिरेशन हैं। Thank मैं you. चाहूँगी कि आप उन महिलाओं के लिए एक मैसेज दें जो कि अपना करियर भी देख रही हैं और अपनी फैमिली भी देख रही है। देखिए, मेरा आपसे हमेशा एक ही रहेगा कि ऑलवेज़ बी ऑप्टिमिस्टिक। कभी भी अपने आप को देख, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं है। इट्स ऑलवेज़ अ रोलर कोस्टर राइड। पर आप कभी भी निराश नहीं हो कि आज अगर आपके साथ में सही नहीं है, तो एक मुकाम ऐसा आएगा जब एवरीथिंग विल बी गोल्डन फॉर यू। तो एक तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। हाँ, कोशिश हमेशा ही जारी रखनी है। तो जो परसेवरेंस है, जो एक फोकस है, डिटर्मिनेशन है, वो जारी रखना है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा लाइफ में एक मेंटोर ढूंढें अपना, जो कि आपकी हैंड होल्डिंग कर सके। वो मेंटोर आपका परिवार भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कलीग भी हो सकता है। क्योंकि कई बार लाइफ के अंदर ऐसे उलझन आते हैं कि जब आप एक चौराहे पे खड़े होते हैं, आपको ये नहीं पता है कि हमें इधर जाना है उधर जाना, तो समटाइम्स दैट मेंटोर आपको पता चलेगा, भगवान तो है ही देखिए, वो पर आपका ऐसा हाथ पकड़ के आपको एक दिशा की तरफ दिखाएगा। तो आई थिंक एक जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गुरु बनाइए। तो अब अगर अपन स्पिरिचुअल वे में या रिलीजियस वे में किसी गुरु की बात नहीं करें, तो अपने आसपास में एक ऐसा गुरु ज़रूर होना चाहिए जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सके आपकी किसी भी समस्या के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिमी कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम लोकमत राजस्थान Thank के you, चैनल thank को you. दिया। आप द इनवोग नारी शो में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू ममता, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, रुकना नहीं है, रुकावटें तोड़नी है और एक नई विरासत बनानी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ममता का प्यार भरा नमस्कार।